अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर बेल्ट, जिसमें हम विंड्स एंड इट्स टाइप, कॉरियोलिस फोर्स, थर्मल बेल्ट एंड मैकेनिकल बेल्ट और हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इन टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर किसी से ये रह गया ये टॉपिक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो प्रेशर बेल्ट्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी विंड्स हैं वो इन प्रेशर बेल्ट्स या प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो एयर इन मोशन है ये एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ ये विंड्स मूव करी हैं और इस प्रेशर ग्रेडियंट को इक्वलाइज या स्टेबलाइज रखती हैं। बेसिकली विंड्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक इसका स्पीड पढ़ते हैं। तो इसका जो स्पीड है वो एनीमोमीटर से हम मेजर करते हैं और विंड स्पीड प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितना ये प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा उतनी ही विंड वेलोसिटी भी कम होगी। सेकेंड जो है वो डायरेक्शन है विंड की, जिसको हम विंड वेन से मेजर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को ग्लोबल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसमें जो जोनल डिवीजन है उसको प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्लोब लें तो इक्वेटर जो है वो इस अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। अर्थ के शेप को अगर आप देखें तो ये स्फेरिकल शेप है, जो पोल्स के ऊपर फ्लैटेंड है और इक्वेटर के ऊपर बल्जिंग है। इस शेप की वजह से इक्वेटर के ऊपर सन रेज वर्टिकल पड़ती हैं, जिसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स जहाँ पे स्लांटिंग सन रेज पड़ती हैं। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर बेल्ट्स बनती है, जो 7 इन नंबर हैं। ये जो 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, इसके बनने का मेन रीजन एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है और सेकंड रोटेशन ऑफ अर्थ है। इन 7 बेल्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक एरियल ग्लोब भी ले लेती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल सन रेज पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई मीन्स प्रेशर लो। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। सन रेज की इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो वार्म है और वार्म एयर लाइट होता है, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट्स और वर्टिकल एयर करंट्स बनती हैं। यहाँ पर मैं ट्रोपोपॉज भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ट्रोपोपॉज बाउंड्री है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, जो इस एयर को ट्रोपोस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती। अब जब ये एयर ऊपर की तरफ उठती है तो इसका टेम्परेचर लो हो जाता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। जैसे कि इक्वेटर के ऊपर हर 12 नून को रेनफॉल होती है, तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है। और इस एयर ने अपना सारा मॉइस्चर यहीं पे रिलीज कर लिया। ये एयर जब ट्रोपोपॉज तक पहुंचती है तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है, एक नॉर्दर्न साइड पे जाती है और एक सदर्न साइड पे मूव करती है। क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम बेल्ट्स हैं और सेम सिचुएशन है। इक्वेटर के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया बना है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इस एयर का जो पार्ट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड पे मूव करता है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर डिसेंड करता है, क्योंकि ये ड्राई एयर है और इसने अपना सारा मॉइस्चर उधर ही रिलीज कर लिया। इस वजह से दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं वो इसी लैटिट्यूड के ऊपर हैं, और इसका जो कॉज है, मेन कॉज, वो ये भी हो सकता है। और इसी तरह जब ये एयर नीचे डिसेंड होती है तो यहाँ पे फिर ये 2 में डिवाइड होती है। 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर एक इक्वेटर की तरफ जाती है और
और एक 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जाती है। 60 डिग्री वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे पोल्स का डिस्कस करते हैं। पोल्स के ऊपर स्लैंटिंग सन रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर उसके इनवर्स होता है, मींस प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, इसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट दोनों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बने हैं, इसलिए इसको थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं। इस हाई प्रेशर एरिया से विंड या एयर मूव करेंगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, मीन 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ मूव करेंगी। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि ये जो डिसेंडिंग ड्राई एयर है, ये जब नीचे की तरफ आती है तो ये टुवर्ड्स इक्वेटर और 60 डिग्री की तरफ मूव करती है। तो ये जब मूव करती हैं तो यहाँ पे इनकी कन्वर्जेंस होती है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो जब ये कन्वर्ज करती हैं तो इनको सब्सिडेंस के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो इसी वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करती हैं। और जैसे ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचती हैं तो यहाँ पे दोबारा 2 में डिवाइड हो जाती है, एक मूव करती है टूवर्ड्स 30 डिग्री और एक टूवर्ड्स 90 डिग्री। और ये जो एयर है जब 30 डिग्री तक पहुंचती है तो ये दोबारा नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे डिसेंडिंग एयर है, इट मीन्स कि ये हाई प्रेशर एरिया है, जिसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, डॉटेड लाइन से मैंने लो प्रेशर को शो किया है और ये जो सर्कल्स हैं या जो राउंडेड शेप्स हैं, इनसे मैंने हाई प्रेशर एरियाज को शो किया हुआ है। और अगर 60 डिग्री के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे असेंडिंग एयर है, जिस तरह इक्वेटर के ऊपर था, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसी तरह इसके साथ ये 7 बेल्ट्स कंप्लीट होते हैं। क्योंकि ये 2 बेल्ट्स जो थे ये तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बने थे, इसको हम थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं। और ये जो 2 और बेल्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इन दोनों से जो खाली एरिया रह गए हैं उसकी वजह से ये बेल्ट्स बने हैं। इसी वजह से इसको डायनामिकली इंड्यूस्ड या मैकेनिकल बेल्ट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है, इक्वेटर के ऊपर ये जो ट्रोपोपॉज है, और जैसे ये पोलर एरिया की तरफ आया है तो यहाँ पे ये नीचे हो गया है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इस एरिया से टोटली डिफरेंट है और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब ये एयर जो ऊपर की तरफ असेंड करता है, ये जब तक कोल्ड ना हो जाए तब तक ये डिसेंड नहीं करता, तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ राइज करता है और इसी वजह से ये हम ऊपर शो करते हैं एज कम्पेयर टू द पोलर एरिया। पोलर एरिया में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो बहुत कम है और इसी तरह ये जो ट्रोपोपॉज है ये नीचे की तरफ होता है। अब अगर हम विंड्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि विंड्स जो है वो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया मूव करती है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि कौन सा एरिया जो है वो हाई प्रेशर एरिया है और कौन सा जो है वो लो प्रेशर एरिया है। तो हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हाई प्रेशर एरिया है, इक्वेटर लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और ये ऊपर जो है ये फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मूव करती है। और अगर थोड़ा सा और पोलर एरिया की तरफ जाएं तो पोलर एरिया क्योंकि हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से ये मूव करेंगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अभी तक तो हम बेल्ट्स की बात कर रहे थे। इन सेल्स की जो सर्कुलेशन है, ये विंड सर्कुलेशन जो है, इसकी वजह से ये जो सेल बने हैं इनके अपने नाम है और जिसने इसको डिस्कवर किया है उन्हीं के नाम पे इनके नाम है। जैसे कि जो फर्स्ट सेल है जो इक्वेटर से एयर मूव करती है 10 to 15 किलोमीटर अपवर्ड और फिर डिसेंड करती है एट 30 डिग्री, तो ये जो सेल बना है इसको कहते हैं हेडले सेल। जॉर्ज
हेडले जो एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस सेल को डिस्कवर किया इन 18th सेंचुरी। सेकेंड जो सेल है, जो सर्कुलेशन है बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर, उसको कहते हैं फेरल सेल, और इसको 1856 में विलियम फेरल ने डिस्कवर किया। और इसी तरह वो सेल जो पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की वजह से बने हैं, उनको कहते हैं पोलर सेल। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि ये जो हेडले सेल हैं और पोलर सेल हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं एज कंपेयर टू फेरल सेल जो एक वीक सेल है, क्योंकि हेडले सेल और पोलर सेल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बने हैं और फेरल सेल इन दोनों के कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ तक तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम एक चीज भूल रहे हैं, वो ये कि अर्थ जो है वो मूवमेंट भी कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस, जिसको हम रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं, और इस रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको विलियम फेरल जो एक अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट था उसने एक्सप्लेन किया। उसने एक लॉ पेश किया जिसको फेरल्स लॉ कहते हैं, और उस लॉ के मुताबिक जो विंड है वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है इन द नदरन हेमिस्फेयर और अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है इन द सदरन हेमिस्फेयर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच प्रोड्यूसेस कोरियोलिस फोर्स। इसी तरह आप इन तमाम विंड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई करें तो ये राइट की तरफ मूव कर रही है इन द नदरन हेमिस्फेयर और सदरन हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह राइट की तरफ मूव कर रही है और सदरन हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मूव करती है। और फेरल्स लॉ के मुताबिक जब ये विंड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं इन द नदरन हेमिस्फेयर तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करती हैं, इस तरह जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सदरन हेमिस्फेयर में जब ये विंड लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करती हैं। इसी तरह इस टेम्परेचर डिफरेंस और रोटेशन की वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंड टाइप है वो है परमानेंट विंड, सेकेंड लोकल विंड, थर्ड वेरिएबल विंड, फोर्थ फोर्स्ड विंड, फिफ्थ सीजनल विंड एंड लास्ट थंडरस्टॉर्म्स, जिसको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी जरूर दें। जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था उसका आंसर ये है कि क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनको पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, मींस इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसीज, जिसकी वजह से वो रेडिश और पिंकिश नजर आते हैं। और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।